रत्न सागर जमीनपुर गांव में रहता था। वो एक जेसीबी चलाता था। आसपास के गांवों में एक वो ही था जिसके पास जेसीबी था, इसीलिए पूरे इलाके में उसकी बड़ी मांग थी। एक दिन उसके पास गांव के पटेल का फोन आया। नमस्ते पटेल जी, क्या कोई काम है? हाँ रत्न सागर, तुरंत मेरे खेत में आओ, तुम जितना पैसा कहोगे मैं चुका दूंगा। रत्न सागर ने फोन काटा और तुरंत पटेल के खेत में पहुंच गया। वहां क्या दिखता है कि खेत में एक बहुत बड़ा सांप का बाम भी है। तुम इस सांप के बिल को तुरंत अपने जेसीबी से बर्बाद करो। पटेल जी, मैंने गांव वालों से सुना है कि इस गड्ढे में एक बड़ा सांप रहता है, इसलिए उसे उसके हाल पर ही छोड़ दीजिए। अरे रत्न सागर, हम सब कब से यहाँ काम कर रहे हैं। अगर सांप सचमुच इस गड्ढे में होता तो क्या इतनी चहल पहल के बाद अब तक इस गड्ढे से निकल नहीं चुका होता। रत्न सागर को लगा कि पटेल सही बात कह रहा है। उसने तुरंत बिना देर किए उस सांप के गड्ढे को ध्वस्त कर दिया, लेकिन सांप गड्ढे में ही था और बचकर बाहर निकल आया। सांप को देखकर पटेल और रत्न सागर दोनों घबरा गए। सांप वहां से चला गया और फिर एक जगह रुककर पलटा और पटेल और रत्न सागर की ओर गुस्से से देखने लगा। तुम लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, अब देखना आने वाले दिनों में मैं तुमको दिन में तारे दिखाऊंगा। और सांप ये कहकर वहां से चला गया। रत्न सागर ने पटेल से पैसे लिए और घर वापस आया। उसने सोचा कि अगर वो घर में सबको बताएगा कि आज क्या हुआ तो शायद वो लोग डर जाएंगे, इसीलिए वो चुप रहा और अपने काम में व्यस्त हो गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन पटेल अपनी खाट पर सो रहा था तो वो सांप वहां आ गया। सांप को देखकर पटेल बहुत डर गया और सांप से उसे न मारने की विनती करने लगा, लेकिन फिर भी सांप ने उसे मार डाला। पटेल की मौत के बारे में सुनकर रत्न सागर समझ गया कि सांप बदला ले रहा है और वो बहुत सतर्क रहने लगा। क्या तुमने वर्षा को स्कूल के लिए तैयार कर दिया है? हाँ सागर, रास्ते में तुम वर्षा को उसके स्कूल छोड़ते चले जाना। रत्न सागर और वर्षा जेसीबी में जाने लगे। रास्ते में वर्षा ने उससे कहा, पापा, मैंने टीवी पर एक जादू की फिल्म देखी थी, उसमें एक जेसीबी रोबोट में बदल जाते हैं। क्या हमारी जेसीबी भी रोबोट में बदलेगी? नहीं बेटी, हम जो फिल्मों में देखते हैं वो सच नहीं होता, लेकिन उस फिल्म की जेसीबी रोबोट में कैसे बदल गई? वो मुझको याद नहीं है पापा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारी जेसीबी भी रोबोट में बदल जाएगी। रत्न सागर को पता नहीं था कि वो अपनी बेटी को क्या कहे। स्कूल पहुंचकर उसने वर्षा को वहां छोड़ा और खुद आगे निकल गया। उसने शहर से एक ट्रक को रोबोट ले जाते हुए देखा। तभी अचानक वो बड़ा सा सांप रत्न सागर के सामने आ गया और उस पर फुफकारने लगा। रत्न सागर बहुत डर गया। तुमने मेरा घर बर्बाद किया था ना, और खुद अपने परिवार के साथ बड़े मजे से रह रहे हो। आज मैं तुम्हारा अंत करके रहूंगा। बड़ा सांप फुफकारते हुए रत्न सागर का पीछा करने लगा। रत्न सागर को लगा कि अगर सांप ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे खत्म कर देगा, और वो तेजी से जेसीबी चलाने लगा। इस हड़बड़ी में उसकी जेसीबी रोबोट ले जा रहे एक ट्रक के साथ बहुत जोर से टकरा गई। ट्रक उलट गया और ट्रक में पड़ा रोबोट चुंबक की तरह जेसीबी से चिपक गया। फिर देखते ही देखते जेसीबी एक विशालकाय रोबोट में बदल गई। तभी वो सांप भी वहां पहुंच गया और जेसीबी रोबोट से भिड़ गया। सांप फुफकारता रहा और जेसीबी रोबोट को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेसीबी रोबोट ने बड़ी चतुराई से उस सांप को मार डाला। फिर मशीनों की मदद से जेसीबी और रोबोट को अलग कर दिया गया। रत्न सागर ने चैन की सांस ली और जेसीबी लेकर वहां से चला गया। मछली पालने वाला मदन घानापुर गांव में रहता था। वो समुद्र से मछलियां पकड़कर अपने गांव में बेचा करता था। उसी कमाई से वो अपनी बेटी गौरी, बेटे दिनेश और बेटी राम्या का पालन पोषण किया करता था। एक दिन जब मदन मछलियां पकड़कर शाम को घर वापस आया तो वो काफी चिंतित था। जब गौरी ने उसे देखा, क्या आज किसी ने भी मछली नहीं खरीदी? नहीं गौरी, मछलियों को बेचने के लिए चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला दर्द करने लगा। मेरी चप्पलें भी फट गईं क्योंकि मैं मछलियां बेचने के लिए कई जगह गया।
लेकिन मेरी मछलियाँ बिकी ही नहीं। अब मैं क्या करूँ बताओ। अगर मुझ में इतनी अकल होती तो मैं ही मछलियाँ बेचने नहीं चली जाती। उनके बच्चे बाहर से खेल कूद कर घर पहुँचे और उन्होंने मदन के हाथ में फिर से मछलियाँ देखी। ओह, आज भी फिर वही फिश करी बनेगी। मैं नहीं खाऊंगा माँ। देखो माँ, रोज हमें फिश करी खिलाती हो, इससे अच्छा उसे बनाकर कहीं बेच क्यों नहीं देती। ये कहकर दोनों बच्चे मुंह बनाकर चले गए। अपनी बेटी राम्या की बात सुनकर मदन के मन में एक विचार आया और उसने अपनी पत्नी गौरी से उसे साझा किया। गौरी, क्या तुमने हमारी बेटी की बात सुनी? हाँ, उसने कहा कि उसे फिश करी नहीं खानी और हमें इसे बेच देना चाहिए। वैसे भी कोई मछली नहीं खरीद रहा है। जैसा कि हमारी बेटी ने कहा, अगर मैं कस्बे में जाकर फिश करी बेचना शुरू कर दूं तो? लेकिन अगर कोई ताजा मछली नहीं खरीद रहा तो हमारी बनाई गई करी कौन खरीदेगा? खरीदने वाले बहुत हैं गौरी। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, किराए के मकान में रहने वाले, अविवाहित लोग वगैरह वगैरह। गौरी मदन के सुझाव के बारे में सोचने लगी और उसे भी वो ये सही लगा। उसने सोचा कि बिना कदम बढ़ाए कुछ भी नहीं होगा और उसने ये नया काम करने की ठानी। उस रात उन्होंने मदन की लाई हुई मछलियां ही पकाई और अपने अपने पेट भर के सो गए। अगले दिन मदन जाल लेकर मछली पकड़ने निकल गया। फिर वो मछली बेचने इधर उधर नहीं गया, सीधे अपने घर आ गया। गौरी ने उन मछलियों से अच्छी सी करी बनाई और फिर मदन करी को पास के शहर में जहां हॉस्टल थे वहां ले गया। करी को एक डिब्बे में रख वो फिश करी बेचने लगा। जो लोग फिश करी पसंद करते थे वे मदन से खरीदारी करने के लिए आए। कुछ दिनों तक फिश करी बेचकर कुछ आमदनी हो गई और इससे उनके परिवार की जरूरतें पूरी होने लगी। ऐसे ही एक दिन जब मदन फिश करी बेच रहा था तो शेखर नाम का एक युवक उसके पास आता है। देखो भाई, फिश करी का स्वाद रोज एक जैसा ही लग रहा है, कुछ अलग खिलाने की क्यों नहीं सोचते? शेखर चला गया। इसी तरह उससे करी खरीदने वाले कुछ और ग्राहक कुछ और अलग अलग स्वाद के व्यंजन बनाने के लिए सुझाव देने लगे। मदन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। धीरे धीरे उसके नियमित ग्राहकों ने उससे करी खरीदना बंद कर दिया था। मदन के लिए फिर से अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा कि उसको कुछ नया करना ही पड़ेगा। फिर उसने सोचा कि वो बांस की डंडियों पर पकाई गई मछलियां बेचेगा। उसने जल्द ही उसे पकाकर देखा और अपनी पुरानी जगह पर फिर से बेचना शुरू कर दिया। बांस की डंडियों पर पकाई हुई मछलियों के बारे में जानकर कई लोग उसके पास आने लगे। ये नई तरह से पकी हुई मछली लोगों को बहुत पसंद आई और बहुत सारे लोगों ने उससे खरीदना भी शुरू कर दिया। मदन की अच्छी कमाई होने लगी और उसकी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई। धीरे धीरे उसकी आमदनी और भी अच्छी हो गई और वो खुशी खुशी चिंता मुक्त अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा।